वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप ये दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लेना। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे मैंने कल वीकली करंट अफेयर्स अपलोड करे, ठीक है। देखो यार, आप डेली करंट अफेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर वीकली वाले कवर नहीं करोगे तो एक तो रिवीजन नहीं होगी। दूसरी चीज बहुत जरूरी है, टाइम से उन करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उससे क्या है ना कि आपकी हर बार की रिवीजन चलती रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये देखो, आप लोगों की ही यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है उस पूरे के पूरे आर्टिकल्स को प्रॉपरली, हर चीज को यहाँ पर पढ़ना। सो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। वीकली के भी और आज भी और अपलोड हो जाएंगे, उनको भी कंप्लीट कीजिएगा। आज के आर्टिकल्स को देख लो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला है पैनल के डिसीजन को होल्ड करना, इंडिया का रिव्यू, मोर वुमेन इन द पुलिस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, विंटर एक्शन प्लान जो कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए किया जाएगा, रामानुजन प्राइज जो रिसीव हुआ है। तो सबसे पहला है यहाँ पर CWMA जो है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने यहाँ पर जो है पर जो पूरा पूरा फैसला आया था उसको बरकरार रखा है। देखो, अभी नहीं, बहुत सालों से कावेरी रिवर का डिस्प्यूट चल रहा है, अभी से नहीं हो रहा है ये स्टार्ट। ये डिस्प्यूट बहुत सालों से ही चलता आ रहा है कावेरी रिवर के ऊपर, कि कावेरी रिवर का जो पानी है वो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। वो डिस्प्यूट आज का नहीं है, ये इट इज लाइक बहुत सालों पुराना है। तो ये कावेरी रिवर के ऊपर ये चीज चलती आ रही थी। तो इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट में सबसे हॉट टॉपिक रहता है ये वाला। तो उसी के लिए यहाँ पर है कि अभी 29 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कमेटी के डिसीजन को माना है और ये बोला है कि कर्नाटका को 3,000 क्यूबिक वाला पानी जो है वो तमिलनाडु को देना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये डिसीजन दिया गया है। तो अगर मैं आपको डिस्प्यूट के बारे में पहले समझाऊं तो एक बहुत अच्छे से डिस्प्यूट समझना। तो डिस्प्यूट कुछ ऐसा है कि एक रिवर है कावेरी, कावेरी नदी 4 जगह से फ्लो करके जाती है। कौन सी 4 जगह है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और पुडुचेरी, ठीक है। कावेरी रिवर फ्लो नहीं करती, कावेरी रिवर जो है तला कावेरी कर्नाटका से निकल के 802 किलोमीटर तय करते हुए और भी इसकी जो है स्टेट्स आती, और भी इसकी ट्रिब्यूटरीज आती है। तो असल में क्या हुआ था कि ये डिस्प्यूट जो है 1892 टीपू सुल्तान हैदर अली के टाइम से चलता है। तो यहाँ पर 1892 से लेके 1924 तक इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया तमिलनाडु, और उस समय जो है तमिलनाडु मद्रास के नाम से जाना जाता था और कर्नाटका मैसूर के नाम से, ठीक है। तो अब इस डिसीजन को जो फाइनली सुनाया गया था वो 2018 में सुनाया गया था, ये आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। 1924 में मैसूर और मद्रास के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, 1974 तक रहा था लागू। 1974 में दोबारा से इसके ऊपर प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गई थी और रिजर्वॉयर्स, डैम्स बनने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम जो रिवर का पानी होगा वो इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। कितना है? तमिलनाडु को सबसे ज्यादा मिलेगा 404 मेट्रिक टन, कर्नाटका को उससे कम, फिर केरल को, और फिर सबसे कम पुडुचेरी को। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया 2018 में, ठीक है। तो ये सब कुछ सॉल्व हो गया 2018 में, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि कावेरी रिवर पर जो मॉनसून है कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इसकी वजह से जो है जून से अगस्त के महीने में कर्नाटका में डेफिसिट हो जाती है पानी की, तमिलनाडु में भी कुछ कुछ हिस्सों में डेफिसिट हो जाती है, बाकी सारा काम पॉलिटिक्स खेल जाती है।
तो ये सब चीजों की वजह से वाटर शेयरिंग जो है वो आज भी सही तरीके से नहीं हो पाई है। तो ये प्रॉब्लम था इस साल में भी। एब्सेंस रहा था साउथ वेस्ट मानसून का जून और जुलाई के महीने में। कर्नाटका जो है वो साउथ वेस्ट मानसून पे ही डिपेंडेंट रहता है ना। ये जो आता है इधर से एंटर करता है ना साउथ वेस्ट, तो ये कर्नाटका है, इस पे डिपेंडेंट रहता है। तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस चीज के लिए डिसाइड किया था ताकि हम डेटा को गैदर कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्यूट जो है वो बहुत ज्यादा चल रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन पे डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट और भी रिवर्स पे है। इंडस पे है, बराक रिवर पे है, सुवर्ण रेखा पे है, सतलुज पे है, काफी सारे हैं। और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी जो है शेड्यूल 7 के तहत जो है स्टेट लिस्ट के अंडर रखी गई है, कि स्टेट की जिम्मेदारी है कैसे उसको सॉल्व करना है। वाटर सप्लाई कैसे रहेगी, इरिगेशन कैसे रहेगी, कैनाल्स, ड्रेनेज किस प्रकार से रहेंगे। और साथ ही साथ एक आर्टिकल 262 में भी लिखा गया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इस पूरे सॉल्यूशन के लिए वो क्या बनाने वाले हैं, ये यहाँ पर अलग से एक ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकते हैं ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। बनाए भी गए इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 चल रहा है और ट्रिब्यूनल बना के सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स को ज्यादा पावर दी नहीं गई है। अगर ज्यादा पावर दे और उनका डेटा टाइम से इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो बहुत इजीली ये डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये चीज है, इसको आप लोगों ने जो दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है। कावेरी रिवर इज इम्पोर्टेंट और इससे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। कावेरी रिवर तला कावेरी से निकलती है, कर्नाटका से ये इसका जो है आगमन होता है, मतलब निकल के आती है। तो ये है पूरा कावेरी रिवर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड है ग्लोबल डिस्प्यूट सेटलमेंट इंडिया एंड अपैलेट रिव्यू। अभी G20 ने यहाँ पर जो है घोषणा पत्र में ये लिखा गया है कि जो WTO के जितने भी कार्य हैं, WTO पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके जितने भी कार्य होंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और जो भी वहां पे सदस्य हों, वो जो विवाद निपटाने वाली बात होती है उसको हम अच्छे से विवाद को निपटाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो अपीलीय प्रणाली में तीव्रता लेकर के आने की कोशिश करने वाले हैं। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट, WTO जो होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक बॉडी होती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है ना, वो हमारे बीच में मध्यस्थता लाने की जो है वो कोशिश कर रही है। घरेलू प्रक्रिया के माध्यम से ही कोशिश की जाएगी सरकारों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करने की। WTO के तहत होती है, मैकेनिज्म होता है पूरा। तो ये चीज है, कंपनसेशन देना, आर्बिट्री होना यहाँ पर, मतलब मध्यस्थता लोगों का होना। तो ये सब जो है एक सॉल्यूशन जो है यहाँ पे बताया गया है WTO के अपैलेट फंक्शन के लिए। और अगर कोई एक बार डिसीजन ले लिया गया है तो उसके ऊपर अब आपको अपील नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कि कोई कंट्री अपील करते है कि हमें डिसीजन चेंज कराना है, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत प्रॉब्लम हो जाती है डिसीजन को फाइनल पहुंचने में। इंडिया भी यहाँ पर यही कर रहा है। इंडिया ये सब जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेके, ये बात सारी ट्रेड को हो रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से जितने भी ये स्टैंड है इंटर इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट का, ये ISDS लिखा है ना, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, अभी तक इंडिया ने इसके ऊपर कोई बात नहीं करी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसके लिए अग्री करते हैं। ये एक तरीके से होता क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर आप जो भी कोई कंट्री है या फिर इंडिविजुअल है, वो अगर कोई गलत किसी के साथ हो रहा है, मतलब दो प्रैक्टिसेस जो है भेदभाव के रूप में की जा रही है, तो वो भेदभाव खत्म करने के लिए एक सेटलमेंट सिस्टम बनाया गया है डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए। WTO के अंदर ये बनाया गया है। USA ने ये जो है काफी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट करने की कोशिश करी थी, तो उसे हम कहते हैं ISDS, ताकि स्टेट से स्टेट के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व किया जा सके और कंट्री के जो ट्रेड के इंटरेस्ट है उनको बरकरार करके रखा जा सके। ठीक है भाई, अगला आर्टिकल कहता है कि हमें वुमेन को पुलिस में इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आने वाले सालों में ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले सालों में 33% लॉ मेकर्स जो है इंडियन होने चाहिए। इसके लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ है कि MPs और MLAs में 33% सीट रिजर्व होगी वुमेन के लिए। बिल्कुल सही चीज है। ये रिजर्वेशन SC ST में भी बढ़ाई जाएगी। पार्लियामेंट्री, अब ये सब कुछ अगर हम बढ़ा रहे हैं तो देर इज अ नीड कि हम लोग पुलिस में भी वुमेन का जो पोस्ट खाली पड़ी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जा सकती है, वो रिजर्वेशन और ये सारी चीजों को भी हम लोग बढ़ाना शुरू करें। तो अभी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो जो है
उसके थ्रू एक स्टैट्स रिलीज हुआ है कि जो टोटल अवेलेबल स्ट्रेंथ रहेगी वो हम लोगों ने बढ़ा दी है। जो फीमेल की स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज कर दी गई है यहाँ पर, ठीक है, वुमेन के रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए। कोटा बढ़ाया जाएगा। अभी तक अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर चंडीगढ़ है, वहां पर पुलिस फोर्स ज्यादा है, और सबसे कम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पास है। हिमाचल प्रदेश ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है इसके ऊपर क्या रहेगा। बिहार में 35% रिजर्वेशन है विमेन के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, तो बहुत कम रही है विमेन में। तो ये बढ़ाने के लिए ही बात की गई है, एफर्ट्स इसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर इसके लिए अलग से सॉर्ट करेगी, एमएचए। तो विमेन जो है वो पुलिस में किस तरीके से रहनी चाहिए उसी के ऊपर अभी आर्टिकल आया था। तो 12% से भी कम फोर्स है यहाँ पर, मतलब एक तरीके से अगर हम पूरा देखें स्टैटिस्टिक्स में तो अनफेयर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, बहुत कम ही इंक्रीज हुई है सैडली। सो उसी के लिए है यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट भी होना चाहिए ताकि फीमेल और मेल पुलिस दोनों के स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर बरकरार रखा जा सके। हर एक स्टेट में एक रिक्रूटमेंट पैनल होना चाहिए, वो रिक्रूटमेंट पैनल प्रॉपर तरीके से उस पर तैयारी करे। अब आप लोगों से मैं ये बोलूंगी, आप सभी लोग एसए जो यूपीएससी में आता है और सीएपीएफ में भी आता है एसए, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है विमेन इन लॉ एनफोर्समेंट। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मैंने एक लाइन सोची है इसके ऊपर जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, जो आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग में लिख सकते हो। इंग्लिश में बता देते हो, हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लीजिएगा। द इंटीग्रेशन ऑफ विमेन इनटू लॉ एनफोर्समेंट पोजीशन can be considered as a large social change. राइट right? ये लाइन आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो। लाइक पिछले टाइम पीरियड में देयर वर फ्यू जॉब्स ओपन टू women, बट नाउ द ऑप्शंस हैव चेंज्ड एंड इट हैज क्रिएटेड अ न्यू पॉसिबल। सो न्यू पॉसिबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हुई हैं, उन न्यू पॉसिबिलिटीज के ऊपर ही आप लोगों को अपना एक आंसर प्रिपेयर करना है। सो आप पूरा जो आंसर लिखेंगे वो इसी के बेस पे अपना एक तैयार करने वाले हैं। इन्हीं पे ही आपसे जो है धीरे धीरे करके सवाल जो है वो किए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने वुमेन के ऊपर ही इसमें पूरा एक आंसर तैयार कर लेना है, अपना ऐसे का आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल 4 अक्टूबर से शुरू हो रही है। गवर्नमेंट ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है। चंदा, चुनावी बॉन्ड कहते हैं उसको, ये एक क्रिएट किया गया था, बहुत पुराना है। आप एसबीआई में जा करके बॉन्ड जो है 10,000, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1,000 से 1 करोड़ के स्लैब के बीच में जो है आप बॉन्ड्स को खरीद सकते हो, इंटरेस्ट फ्री होते हैं। और आप खुद भी जाके खरीद सकते हो, ज्वाइंट में लोगों के साथ भी खरीद सकते हो। 15 दिन तक आप वो बॉन्ड वहां पे लेकर के उसमें पैसा जमा करवा सकते हो चुनावी चंदा के रूप में। और फिर जो है 15 दिन के भीतर भीतर उसकी एक प्रॉपर रहेगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है हमारे आरपी एक्ट 1951 के तहत, ठीक है, ये इसमें क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कहाँ से आता है, लोगों के थ्रू, वो सब कुछ पता चल जाता है। कैश का ट्रांजैक्शन यहाँ पे कम रहता है तो सीधा डायरेक्टली बैंक में ही जाता है। तो ये है हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जो आप सबको भी फील होगी अभी, कि आप सभी लोग जो है ना उसमें ये नहीं मतलब जिसने पैसा दिया है उसकी आइडेंटिटी एनोनिमस रखी जाती है। मतलब पैसा किसने दिया है ये तो पता ही नहीं चलता, वो हमें रिवील ही नहीं किया जाता। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अराउंड ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है भाई। अनऑथराइज डोनेशंस जो होती है वो हमें बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और काले धन आने का खतरा ज्यादा बन जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो भी एक कोई भी एक बड़ी कंपनी है उसको अपना कोई टेंडर पास करवाना है, काम निकलवाना है, तो उसको पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो उसको ज्यादा चंदा दे करके, ज्यादा फंडिंग दे करके क्या करते हैं, उनसे अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। और यहीं से काला धन और करप्शन का एक बहुत बड़ा मार्केट या जाल के रूप में फैलना शुरू होता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में वो यही है। इसके फायदे होंगे भाई, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, लेकिन
चेक के थ्रू दे सकते हो, डिजिटली दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो गलत है। 2017 में मोदी गवर्नमेंट इसको लेकर के आई थी। आप इसको कितने भी रुपए में ले सकते हो, यहाँ पर 15 डेज के लिए वैलिड रहता है। और हर जगह पे इसकी अपनी अपनी ब्रांच है, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर, लखनऊ, चेन्नई, कलकत्ता, गुवाहाटी, एसबीआई की ब्रांचेस में ये ओपन है। और अक्टूबर के स्टार्टिंग के 10 दिन इसी में ही रहते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप यहाँ पर दे सकते हो, टैक्सेस वगैरह नहीं लगते इसके ऊपर। और इसके सबसे बड़ी बात है, कंट्रोवर्सी बहुत है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना इसके अंदर। पॉलिटिशियंस का जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग सीधा हम डोनर्स की आइडेंटिटी जो है आपके सामने नहीं लेके आएंगे, कौन डोनेट कर रहा है वो पता ही नहीं होगा, तो एनोनिमस हो जाएगा ये, तो ये गलत है ना। ये एनोनिमस वाली चीज जो है ब्लैक मार्केटिंग को, यहाँ पर घपले वाली बाजी को ज्यादा दे रही है। ठीक है, तो वही चीज है कि ये रेस्ट्रिक्शंस जो है, ये सब जो चीजें हैं वो गलत है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि कोई भी ये वाली जो लाइन लिखी है मैं समझा देती हूँ आपको पूरा, कि एक एक फर्म जो है, एक कंपनी जो है, ऐसा नहीं कि कंपनी करोड़ों करोड़ों रुपए दान में दे रही, नहीं। वो अपने 3 साल का, उसके प्रीवियस 3 फिस्कल ईयर्स का कितना यहाँ पे उसने प्रॉफिट कमाया है, उसका एवरेज निकालेंगे। उसका जितना भी एवरेज आएगा, उसका 7.5% से ज्यादा वो डोनेट नहीं कर सकते। तो ये भी ठीक है। ठीक है। और ये जो आप डोनेशन दोगे, ये जब एक कंपनी अपना ऑडिटिंग कराती है साल भर का सीए से, वहां पे अपने ऑडिटिंग अकाउंट्स में इस स्टेटमेंट को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है भाई, समझे बात को। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इससे क्वेश्चन आने का चांस बढ़ जाता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब क्या है कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन का बहुत गंदा सीन है, बहुत ज्यादा। तो दिल्ली गवर्नमेंट 15 पॉइंट का एक एक्शन प्लान लेकर के आई है, जिसमें जो भी पराली का धुआं आता है, वाहन से प्रदूषण तो होता है, खुले में जलाना, ये सब चीजों पे कंट्रोल करने की बात कर रही है। पहले जो है केजरीवाल की सरकार ने यहाँ पर ऑड इवन भी लागू किया था, कि ऑड और इवन करके चलाएंगे गाड़ियों को। तो वो प्लान भी चलो एक तरीके से था सक्सेसफुल, उतना नहीं हुआ, कुछ हद तक ही हुआ। अब इसके अंदर वो एक और नया प्लान लेकर के आए हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत जो है 500 एकड़ की जो जमीन है, वहां पे स्टबल बर्निंग, जो पराली से आने वाला होता है धुआं, पराली जलाने के स्थान पर बायो डिकम्पोजर लगा देंगे। 591 टीम्स काम करेंगी, जो कि बर्निंग गार्बेज उसके ऊपर भी काम देखेगी, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की काम करेंगे। पता नहीं कहाँ ये काम कर रहे हैं, पता नहीं। लेकिन ये है कि बस ये बोला है कि भाई छिड़काव वाली चीजें, एंटी स्मोक गन, ये सब चीजें जो है वो उपयोग में लेकर के आई जाएंगी। तो रीजन यही है सबसे बड़ा, कि अक्टूबर के महीने में होता क्या है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां से बहुत ज्यादा पोल्यूशन आना शुरू हो जाता है। और दिल्ली एक लैंडलॉक्ड है, कोई यहाँ पर आसपास विंड जो है वो डिस्पर्स नहीं हो पाती, तो विंड बहुत ज्यादा बीच में जमी रह जाती है। ऊपर से जो पराली का धुआं होता है, वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में वहां पे जो जलाया जाता है, दिल्ली में उस समय बहुत ज्यादा धुआं आना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है। और इसी की वजह से जो सर्दियां होती हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी होने लग जाती हैं। तो इसके लिए अलग से एक ग्राफ बना है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसमें डिग्रेडेशन जो होती है एयर क्वालिटी की, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स जो है वो लिए जाएंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, एयर क्वालिटी और मीटरोलॉजिकल फोरकास्ट, ये सब चीजें लेकर के आई जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स होंगे जो यहाँ पे किए जाएंगे एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये प्लान है। ग्रैप प्रोग्राम का भी नाम याद रखिएगा, नाम प्रोग्राम का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं हम लोग अगले आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल है हमारा। वो कहता है कि भाई शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है 2023 का, वो इस बार जो है किसको दिया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाने वाले एक असिस्टेंट प्रोफेसर रुइजियांग जाहांग को दिया गया है, जो कि यंग मैथमेटिशियन है, जिन्होंने यूक्लिड्स की थ्योरी, कॉम्बिनेशन ज्योमेट्री, इन सब की थ्योरीज के बारे में बताया। रामानुजन प्राइज जो है शास्त्र के नाम से दिया जाता है, जिसमें शानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें $10,000 का प्राइज 32 से कम ईयर्स की एज के लोगों को। श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में आप जानते ही हैं, भारत में बिलोंग करते थे।
इनको इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। मैथमेटिशियन थे जो, इन्होंने जो है पाई की वैल्यू 3.14 ये भी बताया। इन्हीं के बर्थडे वाले दिन 22 दिसंबर को हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में भी मनाते हैं। इनके रिसर्च पेपर्स आज भी इंग्लिश और यूरोपियन पीरियोडिकल्स में छपते हैं। यूलर्स कांस्टेंट, हाइपरज्योमेट्रिक, बहुत सारी चीजों पे इन्होंने काम करा है, पाई की डिस्कवरी करी है। और साथ ही साथ इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करें, ज्योमेट्री के फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है। ट्रिनिटी कॉलेज लाइब्रेरी में इनके आज भी बुक्स हैं। 1729 नंबर रामानुजन नंबर के रूप में जाना जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने बताया है। 1729, बहुत सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं इससे, इसके लिए। 10 और 9 का क्यूब कर दोगे, ठीक है, 10 का क्यूब हो गया 1000, और 9 का क्यूब हो जाएगा 729, तो वो 1729 आ जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये 12 और 1 का क्यूब, 12 का क्यूब हो जाता है 1728, और 1 का क्यूब हो गया 1, तो ये भी 1729 बनता है। तो 1729 जो है नंबरों से खेलना जाना था, और नंबरों से खेलते हुए इन्होंने ये बताया कि भाई 1729 एक रामानुजन नंबर के रूप में जाना जाता है। तो शास्त्र रामानुजन प्राइज किसको मिला, रामानुजन प्राइज की क्या खास बातें हैं, वो सारी बातें आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ठीक है भाई। चलो भाई आज के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गोबर्धन स्कीम के ऊपर। गोबर्धन, ठीक है, गोबर्धन के ऊपर बात की गई है। और ये जो पूरी स्कीम है इसमें जो हमारा कैटल वेस्ट होता है ना, जो भी हमारा, उसको बात करी गई है इम्प्रूव करने की। सबसे पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको पूरा हैंडल कर रही है, करेक्ट बात है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही तो पूछ रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय में ड्रिंकिंग वाटर जो डिपार्टमेंट है वो इसको यहाँ पे देख रही है। हर जगह पे बायोगैस के प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि बायोगैस को यहाँ पर रिस्टोर करके रखा जाए। अलग से एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है गोबर्धन, इसकी फुल फॉर्म भी है, मैं गोबर की फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ आप लोगों को, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, जल शक्ति मंत्रालय के अंदर। और ये स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज में लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में नहीं है, रूरल में है, सॉरी शहरी में है, ठीक है। शहरी में नहीं है, मतलब उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, रूरल में है, ग्रामीण चरण 2 का भाग है ये। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है भाई। तो ये स्कीम है, इस तरीके से याद रखिएगा इसको। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ई वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने पूछा भी था, तो वही इसमें आप गोवर्धन स्कीम का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट ही थी, सेकंड स्टेटमेंट में ग्रामीण फेज था, थर्ड स्टेटमेंट में 50 लाख की, वहां पे 10 लाख लिखा था, 50 लाख होगा। और ऑप्शन डी में 2018, वहां 2010 लिखा था, 2018 में लॉन्च की गई है। तो आप जब भी अपना ई वेस्ट का आर्टिकल लिखोगे तो आप उसमें गोवर्धन स्कीम के बारे में, ई वेस्ट के बारे में एक्चुअली में ऐड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जेमिनी, ठीक है। तो ये जेमिनी जो है यहाँ पर डिवाइस है एक तरीके से, जो कि कैंसर के रिस्क को यहाँ पर चेक करता है, ठीक है। जेमिनी सिस्टम जो है वो 2-3 चीजों के लिए है, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले। जेमिनी जो है यहाँ पर, ये एक और मैं बता दूं कि इसमें ये वाली फुल फॉर्म जो है ना वो कैंसर वाली है। एक और जेमिनी भी है जो कि सी फिशरमैन, जो मछुआरे होते हैं हमारे, उनको डिजास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डीप सी फिशरमैन को अपकमिंग डिजास्टर, तो वो भी जेमिनी सिस्टम है, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म अलग है, तो ये एक अलग है और वो अलग है, दो चीजें हैं। एग्जाम में देखना किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो जेमिनी सिस्टम रिस्क ऑफ कैंसर को कलेक्ट करता है, ब्लड सैंपल को, और 90% ऑफ द लंग कैंसर को आराम से ये डिटेक्ट करने के काबिल अभी तक हो चुका है, ठीक है भाई। तो ये वाली स्टेटमेंट्स आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं ट्यूमर से, उसके बाद फिर उसको सीक्वेंसिंग की जाती है, और फिर म्यूटेशंस करके पूरा तैयारी की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक थी, थर्ड स्टेटमेंट में मिस्टेक थी, ठीक है, आगे पढ़ लेना सारी। आज का क्वेश्चन है हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो अलग से बनाया गया है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो ये जो है क्या काम करेगा, इसका क्या यूजेस हो सकते हैं। NIIF,
ठीक है, इसकी मीटिंग भी हाल फिलहाल में हुई है, होती रहती है मीटिंग। तो ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये हमारा जीएस पेपर 3 में बहुत काम आ सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाने के लिए। ठीक है, ये सेबी ने बनाया अपने हिसाब से। 3 तरीके के फंड्स बनाता है ये, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये पूरी तरीके से डोमेस्टिक बैंक्स को इकट्ठा करके काम देखता है। फाइनेंस मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन और सारा काम आपको लिखना है। तो एक तरीके से इसका एक पूरा डायग्राम बनाते हुए आपने इसको पूरा प्रिपेयर करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसमें 3 तरीके के फंड्स होंगे, एक मास्टर फंड होगा, एक फंड ऑफ फंड होगा और एक स्ट्रैटेजिक फंड होगा। ठीक है, फंड इसमें कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, जैसे मास्टर फंड है इसमें मनी आएगी कोर सेक्टर से, जो हमारे कोर सेक्टर्स है ना। फंड ऑफ फंड्स में पैसा आएगा ग्रीन ग्रोथ से, हाउसिंग फंड से, और इसमें स्ट्रैटेजिक फंड में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है वहां से आएगा। तो ये पूरे काम देखेंगे यहाँ पर, हेड करेंगे गवर्नमेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये किस तरीके से काम करेगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पढ़िएगा जरूर। बाकी मैं इस पे जरूर एक अलग से शॉर्ट और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किस तरीके से काम करता है। कोशिश करेगा इस टॉपिक को पढ़ने की, इसके बेनिफिट्स लिखने हैं आपको। तो बेसिकली आपको पहले क्या बताना है, नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में लिखना है, फिर आपको उससे जुड़े हुए बेनिफिट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये है आपका आज का पूरा टास्क, इसको कंप्लीट करना। यहाँ तक कंप्लीट करोगे बहुत है। और मैंने जो वीडियो अपलोड कर दी है करंट अफेयर की वीकली वाली, उसको मत देखना भूलना, और कमेंट करो यार। आप लोगों ने फिर से कमेंट कर लिया, आप लोगों से तो, आप लोगों का तो सिर्फ 5 सेकंड का काम है, आपके लिए फ्री है, लेकिन उससे हमें बहुत फायदा होता है। तो आप लोग उसमें जो है वो कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगती है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय।